नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और इस चिलचिलाती धूप में परिवर्तन की इस देश की कहानी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक ऐसे विषय पर जो बहुत 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 अहमियत रखता है हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। जानते क्यों? क्योंकि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हैं, तब से एक बात हमेशा कही जाती है और सही कही जाती है कि ये देश कृषि प्रधान है। जय जवान जय किसान का ये देश है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस देश में आखिर कृषि के क्षेत्र में तब्दीलियां क्या हुई हैं, बदलाव क्या हुए हैं, परिवर्तन क्या हुए हैं, जिससे ये देश आगे बढ़ सकता है। कमजोरियां क्या हुई हैं, आधुनिकताओं के क्या नए तरीके अपनाए गए हैं। शोध, रिसर्च बहुत हुआ है, लेकिन उस शोध का असर, फायदा क्या जमीन पर, क्या किसान तक पहुंच पा रहा है? यकीन मानिए, किसी भी तरक्की शुदा देश के लिए जिसका आधार कृषि प्रधान हो, इस देश की तरह अगर बदलाव कृषि के क्षेत्र में जमीनी तौर पर नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसकी बड़ी तरक्की की तस्वीर को देख पाना। क्या है ये बदलाव, क्या है ये परिवर्तन, कितना संभव है और कितना हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। देश में कृषि और किसानों का क्या मौजूदा हाल है, कैसे किया जा सकता है इसमें परिवर्तन। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल में किसानों को मंडी के शिकंजे से बाहर निकालने का कानून बनाया। इससे किसान अपनी फसल बिना बिचौलियों के सीधे शहरों में बेच सकेंगे। तो क्या किसानों को मंडी से छुटकारा जैसे नए सुधारों से बदलेगी उनकी जिंदगी? मुनाफे की उम्मीद बड़े किसान को ज्यादा है, छोटे को तो इतना नहीं लग रहा, क्योंकि इस पे सारा सौदा या सामान भाड़ा वगैरह की बात कुछ नहीं है। तो इसलिए इन्हीं मंडियों में ऐसा जुगाड़ करा जाए जो दूसरे राज्य में फसल बेचे छोटे किसान जो यहीं से ही पूर्ति हो जाए, उसकी उसे अच्छा लाभ मिल जाए। सरकार कंट्रोल रेट से खरीदती है, लेकिन इतना होता है कि वो मंडियों में किसान बेचता है, सरकार खरीद नहीं पाती है गेहूं, और मंडियों में जाता है और मंडियों में कंट्रोल रेट से बहुत कम पे जाता है, बहुत डिफरेंस रहता है उसमें। तो शायद अमल में तो लाती है सरकार, घोषणा करती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं होता है। कि गवर्नमेंट सिर्फ एक काम करे, अगर किसानों को खुश रखना चाहती है कि गवर्नमेंट किसान जो अपनी फसल लेके आते हैं उसके रेट किसान खुद तय करे कि मेरा रेट ये है, मैं इस रेट में बेचूंगा अपना। तो किसान ना कभी आत्महत्या करेगा, ना कभी भूखा मरेगा, ना उसकी फैमिली परेशान होगी। सरकार तो कह तो देती है, वादा तो कर देती है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। किसानों की बात में दम है और हाल में कृषि सुधारों को जमीन पर उतारने में भी वक्त लगेगा। लेकिन कृषि पर रिसर्च करने के लिए मशहूर दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने एक फॉर्मूला दिया जिससे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। ये है 1 हेक्टेयर फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये बताना आपको जरूरी है कि हम हैं कहां। अनुसंधान यानी कि रिसर्च जो है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। हम भारतीय अनुसंधान की जो सबसे बड़ी जगह है देश में, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, यहां पर हम मौजूद हैं। तो मेरे हाथ में बहुत सारे कागज हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं जो लगातार कई दिनों से मैं पढ़ रहा हूं। स्वाभाविक है, चाइना से तुलना की जाती है, चीन से, हमारी तरक्की को लेकर। कोरोना ने दुनिया बदल डाली, भारत में भी बहुत कुछ और बदला और बहुत से बदलावों की जरूरत है। लेकिन चीन ने कोरोना से पहले पिछले 40 सालों में सब कुछ बदल डाला। भारत का सालाना कुल अनाज उत्पादन करीब 30 करोड़ टन है, जबकि चीन का दुगने से भी ज्यादा। भारत का कुल कृषि उत्पादन 31 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि चीन का तिगुने से भी ज्यादा। ये कैसे हुआ? चीन ने खेती की तकनीक बदली और इससे किसानों की जिंदगी बदल गई। इन चुनौतियों के बीच मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय, आमदनी दुगनी करने का वादा किया है। डॉक्टर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेती में अधिक लाभ कमाए, मेरे ख्याल में इससे बढ़िया लाइन मुझे नहीं मिल सकती इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री का खुद का कमिटमेंट है कि 2022 में ये आमदनी दुगनी होगी जो भी किसानों की है। ये जो लाइन है जो आप लोगों ने लिखी है यहाँ पर इतने बड़े अपने अनुसंधान के संस्थान में,
क्या ये संभव है कि 2022 में खेती की आय जो एक आम किसान के लिए है, छोटे किसान के लिए है, मझोले किसान के लिए है, ये दुगनी हो सकती है? आपने कहा कि सन 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हमारे सामने रखा है और उस लक्ष्य को, उस चुनौती को कृषि वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से स्वीकार किया है। अभी जहां पर आप खड़े हैं, आपने चर्चा की सीमांत किसानों की, लघु किसानों की, और ये दो श्रेणी के किसान मिलाकर के देश के करीब 86% किसान का हिस्सा सिर्फ लघु और सीमांत किसान जो है वो उसमें है जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में लेबर है, यानी कि श्रमिक के तौर पे भी काम करते हैं। तो चुनौती आप लोगों की बहुत बड़ी है। तो इसमें सीमांत किसान वो किसान है जिनकी कुल खेती जो है वो करीब 1 हेक्टेयर से कम की है, और जो लघु किसान आते हैं उनकी खेती 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर की होती है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 मॉडल विकसित किए हैं जिनको अपना करके इन किसानों की आय दुगनी निश्चित रूप से की जा सकती है, और इसको हम लोग पिछले 4 वर्षों से दिखा रहे हैं लगातार, और इसके कई मॉडल हमने और जगह ले जा करके किसानों के यहाँ भी लगाए हैं। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 1 हेक्टेयर का मॉडल है, और इसके अंदर मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी के लिए, और साथ ही साथ देखें दाहिनी तरफ खेत हैं जिसके अंदर की हम फसलें उगाते हैं। फसलों में सब्जी की फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी फसलें होती हैं, अनाज की फसलें होती हैं। और इस परिसर के अंत में आपको जो है पशुपालन के लिए वहाँ पे हमारी 4 गायों का एक समूह है जो रखा गया है। तो इस सारे परिवेश में अगर आप देखें तो 1 हेक्टेयर के इस मॉडल से किसान की आमदनी करीब 3,54,000 रुपये शुद्ध लाभ होता है। अगर यही किसान धान गेहूं की सिर्फ खेती करता है तो 1 हेक्टेयर में उसको 1,20,000 के आसपास मिलता है। तो जैसे कि सिंह साहब बता रहे थे, देखिए ये साथ में खेत है, तो ये 1 हेक्टेयर में अलग अलग तरह का शोध और विकास खेती का किया जा रहा है। ये मूल मकसद है, और इन बातों को देश के अलग अलग किसान तक पहुंचाना ताकि देश का किसान तरक्की कर सके। अब ये सब कहने की बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, यही सारे बड़े सवाल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुर्गियों का पालन, सिंह साहब थोड़ा सा समझाइए। आप पहले बता रहे थे कि इनके पालन से इस 1 हेक्टेयर के एरिया को फायदा क्या हो रहा है? तो इस 1 हेक्टेयर में जो मॉडल विकसित किया गया, इसमें करीब 35 मुर्गियां रखी गई हैं और इतनी ही बत्तखें हैं। इनमें से 10 मुर्गी और 10 बत्तख जो है, 10 अंडे हमको मुर्गी से और 10 अंडे बत्तख से प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। तो 20 अंडे 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए का अंडा हमको डेली मिलता है। तो 30 दिन में 6,000 का अंडा हुआ, और 1 साल में जो है 72,000 रुपए का सिर्फ हमको बत्तख और मुर्गी का अंडा मिला करके प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया कि मुर्गी की ड्रॉपिंग पानी के अंदर गई, उसको बत्तख खाने के रूप में प्रयोग की, बत्तख की ड्रॉपिंग भी पानी के अंदर गई, वो जमीन में खाद बनी, उस पानी में जो है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ी, उसको हम सिंचाई के लिए, फसलों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ती है। उसी तरह से इसके अंदर जो मिट्टी जमा होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं। इसीलिए इसे हम समन्वित कृषि प्रणाली बोलते हैं, समन्वित कृषि प्रणाली, क्योंकि सभी चीज़ों का इसमें समन्वयन होता है। तो ये जो पूसा रोड का इंस्टीट्यूट है, इसमें ही अलग अलग बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल जो इस वक्त सरकार जिस पर बात कर रही है वो ये है कि अगर किसान की खरीद जो है किसान से सीधे हो जाए, बिचौलिया ना हो, कोई ब्लैक मार्केटियर ना हो, किसी तरह की होर्डिंग ना हो, तो किसान को बहुत लाभ हो सकता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, मैं सवाल लगातार इस प्रोग्राम में यही उठाता रहूंगा कि वो कहां तक हो रहा है, कितना संभव है, और अंततः वो मोटी बात कि क्या किसान की अपनी आय जो है, जो छोटा किसान है, जो मझोला किसान है, जो कम जमीन पर खेती करने वाला किसान है, क्या उसकी आय वो दुगनी हो सकती है? सरकार की तरफ से जो एक बड़ा फैसला आया है वो ये आया है कि किसान अब अपनी उपज को किसी भी मंडी में बेच सकेंगे। अब इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है जिसे हम अंग्रेजी में कैश क्रॉप कहते हैं, जिसमें ज्यादातर सब्जियां और फल आते हैं। देखिए यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में जो शोध हो रहा है वो सब्जियों और फल पर क्या काम हो रहा है, हम उससे बात करेंगे, क्योंकि इससे किसान सीधा पैसा कमा सकता है क्रैश क्रॉप से कम समय में। हम सब जानते हैं कि किसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है, बिचौलिया, काला बाजारी,
जो किसान को दर्द देती है। पैसा किसी और के हाथ में जाता है, उसको पैदा करने वाला किसान होता है और किसान को सीधा फायदा नहीं हो पाता। तो हम थोड़ा बात करेंगे सब्जियों और फल पर, क्योंकि हम सब जानते हैं ये सीजन के हिसाब से होती है। सिंह साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। ये देखिए, ये अनुसंधान की जगह है। आप देखिए, इसको पॉली हाउस कहते हैं और इसमें फूल और सब्जी कैसे ज्यादा और बेहतर उगाई जा सकती है, इस पर रिसर्च होता है। जो आधुनिकीकरण कृषि का होता है, जिस रिसर्च के लिए आप लोग काम करते हैं, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी किसान कैसे हो रहा है? तो इसीलिए जब हम उपभोक्ता और किसान के बीच में जो श्रृंखला है, जो इंटरमीडिएरीज हैं, उनको अगर हम निकालते हैं तो उसका फायदा किसान को सीधे मिलेगा। जब आप लोग अपनी रिसर्च बाहर पहुंचाते हैं या आप अलग अलग संस्थाओं के जरिए कहते हैं कि किसानों को ये जाइए, बताइए, सिखाइए, कितनी तेजी से किसान उसको एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर लेता है, अडेप्ट करता है और अपने आप को बदलता है? तो इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक कार्यक्रम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जिसको हम फार्मर्स फर्स्ट बोलते हैं, यानी कि सबसे पहले किसान। तो ऐसे किसानों का हम चुनाव करते हैं और उन किसानों के यहाँ जा करके उनकी हम पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं और सारा मॉडल उनके यहाँ विकसित करके इसकी सफलता वहाँ पे दर्शाते हैं। और जब उनके यहाँ सफल हो जाता है तब बाकी किसान खुद आकर के देखते हैं और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब एक बार सामने देखते हैं कि हमारा पड़ोसी कर रहा है तो निश्चित रूप से वो कार्य करने के लिए वो प्रेरित होते हैं। पहले तो जाता था मंडी में, उसको तो पता था फला आदमी से संपर्क करो, वो उसका माल बिकवा देगा, ठीक है। अब वो फला आदमी बिचौलिया था, वो मिडिलमैन था। सिस्टम कह रहा है उसको हटाइए मिडिलमैन को, आप डायरेक्टली जाइए वहां पर जो कंपनी उपलब्ध है। पहला सवाल मैंने आपसे क्या किया कि क्या ये कंपनी खुद ना मिडिलमैन बन जाए। दूसरा है कि क्या किसान अब हिचकिचाएगा नहीं, उसको ये कैसे गारंटी होगी कि अगर वो सिंह साहब के पास आया है तो उसको पहले वाली कीमत से बेहतर कीमत मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा कि किसान को संगठित होकर के और अपने खुद के संगठन खड़े करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने हैं। और जब सभी किसान एक गांव के मान लीजिए 400-500 किसान इकट्ठा होकर के एक तरह का उत्पाद, एक गुणवत्ता वाला उत्पाद पैदा करेंगे, तो कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस है उसको या मदर डेयरी है, उसको अगर उत्पाद चाहिए तो ऐसे किसानों से आकर के सीधे उनके दरवाजे से खरीद करके ले जाएगी। किसान को कहीं भटकने की, आने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये संभव है और निश्चित रूप से ये मोनोपोलाइज तो नहीं कर देंगी कंपनियां? नहीं, बार-बार ये पूछ रहा हूं जी, कंपनियां एक अधिकार तो नहीं पैदा कर देंगी? जब किसान संगठित हो जाएगा तो संघे शक्ति, अकेला किसान परेशान हो सकता है, लेकिन किसान मिल करके जब अपना संगठन बना लेंगे तब उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उनका दोहन नहीं हो सकता है। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसान संगठित होता है, अकेला होता है तो पीड़ित हो जाता है, अकेला होता है तो परेशान हो जाता है, अकेला होता है तो खुदकुशी करता है, उसके परिवार की जान तक चली जाती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर संगठित रहेगा तो अब ये देखिए सामाजिक बदलाव का स्वरूप आ गया। तो अगर वो किसान संगठित रहेगा तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है और वो डील कर पाएगा डायरेक्टली, सीधे तौर पर उन कंपनियों से। इस इतने बड़े इलाके के शोध संस्थान में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। अब ये देखिए मशरूम उत्पादन इकाई है ये, और ये मैं पॉलीथीन उठाकर आपको दिखाता हूं, वापस रखा दूंगा कि यहां पर मशरूम जो है, हर चीज अलग अलग तरीकों से उसकी उपज होती है, उसको अलग अलग तरीकों से उगाया जाता है। तो ये मशरूम का तरीका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे उस पर, उसको उगाने को लेकर इतना अनुसंधान हो रहा है। ये सब बहुत अहमियत रखता है। ये भी सीधे बाजार में बिकने वाला मशरूम होता है और इसकी भी सही कीमत मिलने से किसान को बहुत लाभ हो सकता है। ये सकारात्मक विषय है, पॉजिटिव है। पिछले साल की बरसात को देखते हुए और इस साल की अच्छी बारिश का अनुमान करते हुए, कोरोना काल में भी, लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी फर्टिलाइजर की बिक्री बढ़ी है। ये क्या संकेत देता है? जब कोरोना ने देश का कोना कोना बंद कर दिया तब भी किसान खेत गया, फसलों को रोपा, उगाया और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त के लिए वो तैयारी में भी जुट गया। यही तैयारी पूरे देश में खाद और बीज की बिक्री के रिकॉर्ड को तोड़ गई। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अप्रैल के 22 दिनों में
पूरे देश में करीब 16 लाख टन खाद खरीदी गई, जो कि पिछले साल के इसी वक्त की तुलना में 46% ज्यादा है। खाद की ज्यादा खपत का मतलब है कि इस बार अच्छे मॉनसून की उम्मीद है और किसानों को सरकार से उनके उत्पादों की वक्त पर मिली कीमत की भी उम्मीद है। इस उम्मीद को पंख तब लगे जब मई जून में ट्रैक्टर की भी बिक्री बढ़ गई और ये कोरोना काल से पहले के बराबर हो गई। सिंह साहब वापस हमारे साथ मौजूद है। सिंह साहब, सबसे पहले इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए और एक्सप्लेन करिए, यहाँ से आप लोग क्या हासिल करना चाह रहे हैं। और ये बात उत्तर भारत की अगर हम बात करें, जहाँ पर इतनी बड़ी समस्या रही है इस धान को जलाने की, ये कहाँ तक पहुँचा पाए आप लोग? इसमें दो चीज़ें हैं विज्ञान जी। एक तो यह है कि हमारे पास धान की पराली है और दूसरा इसके अलावा इस परिसर के अंदर पत्तियां जो गिरती हैं पेड़ों से, क्योंकि हमारा हरा भरा कैंपस है, इसके अलावा गेहूं का भूसा जो पैदा होता है, तो इस तरह के जितने फसल अवशेष होते हैं उनको हम सड़ा गला करके खाद बनाते हैं, जिसको हम कूड़े से कंचन की संज्ञा दे सकते हैं। किस प्रकार से हम कचरे से सोना पैदा कर रहे हैं। फर्टिलाइजर की बिक्री बहुत बड़ी है, तो एक तो स्वाभाविक है क्योंकि लोग अच्छे सब लोग बारिश की तरफ देख रहे हैं। इससे वाकई कोई फायदा होगा फर्टिलाइजर की बिक्री बढ़ने से, या ये सिर्फ पैनिक बाइंग है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, आपको खाद लेकर रखना है अगर आगे के लिए इस्तेमाल करना है, या ये सिर्फ पैनिक बाइंग है या इससे कुछ वाकई फर्क पड़ेगा? देखिए, शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि लॉकडाउन के चलते किसानों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार के द्वारा प्रबंधन इतनी अच्छी तरह से किया गया कि इस बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन 107 मिलियन टन हुआ है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो यूपी है, बिहार है, इन राज्यों के खेतिहर खेत में काम करने वाले श्रमिक पर निर्भर करते हैं। स्थिति बहुत गंभीर रही, कोरोना की स्थिति आई, आज वो अपनी जान तक की बाजी लगाकर वापस आए पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचने के लिए। ये स्थिति भविष्य में क्या बदलेगी? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ। और इस बार मैं देख रहा हूं कि धान की रोपाई करीब 10% हिस्सा जो है धान की सीधी बिजाई में चला गया। हाँ। सरकारें इतने दिनों से प्रयास कर रही थीं कि भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, धान की खेती को रोका जाए या वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग की जाए, और अपने आप से इस कोरोना के चलते लेबर उपलब्ध नहीं होने के कारण करीब 10% क्षेत्रफल पंजाब में धान का जो है वो सीधी बिजाई में चला गया। सीधी बिजाई में जाने से पानी की खपत करीब 40% के आसपास कम हो जाती है, लेबर की जो रोपाई के लिए आवश्यकता पड़ती है वो भी नहीं होती है, तो खर्चा जो है खेती का वो भी अपने आप कम हो जाता है। खेती का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, चाइना से आप तुलना उन क्षेत्रों में जहां पर सब चीजें आप करते हैं, तो फिर उनको वहां काम भी तो देना पड़ेगा। अगर हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे किसानों की जोत बड़ी है, जहां पे आधुनिकीकरण संभव है। वो क्षेत्र जहां पर जोत बहुत कम है वहां पे आधुनिकीकरण उतने व्यापक पैमाने पर संभव नहीं है, तो कृषि में श्रमिक की जरूरत तो रहेगी और स्थानीय स्तर पर उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो वैकल्पिक व्यवसाय हैं, जो सेकेंडरी उद्योग हैं, उनके ऊपर जोर देने की जरूरत है और उसमें निवेश करने की जरूरत है। जैसे कृषि के उत्पाद हैं, फॉर एग्जाम्पल कृषि उत्पाद के, अब आप कोई अचार बना रहा है, कोई दूसरी चीजें, लघु उद्योग हैं, निकलकर आते छोटे उद्योग हैं, बिल्कुल, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डालकर जी, उनके ऊपर हमें ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। मैं एक आधुनिक प्रयोगशाला में कदम रख रहा हूं और सिंह साहब और आपके लोग हमें समझाएंगे। आप सब इन लोगों को देख सकते हैं, ये वैज्ञानिक हैं, कृषि के वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, और ये आप प्रयोगशाला से खुद देख सकते हैं, ये अलग अलग तरीकों से इस बात पर काम कर रहे हैं कि जो मिट्टी, जो हमारे देश की मिट्टी किसान जिसका इस्तेमाल करके अपना उत्पादन कर रहा है, वो समय के साथ साथ दुनिया जैसे जैसे बदलती जा रही है, समय के साथ साथ वो मिट्टी और कितनी बेहतर हो। लोग को समझाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। जी ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग से कौन सी फार्मिंग होने जो रासायनिक जो केमिकल्स ज्यादा डाले गए हैं उनकी मात्रा हम कम करते हैं, उनके साथ संतुलन बनाते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रासायनिक का उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको अगर उत्पादन लेना है तो जमीन को खुराक देनी पड़ेगी, लेकिन हमको एक संतुलन बनाने की जरूरत है कि कुछ हिस्सा उर्वरक जो पोषक तत्वों का है वो संतुलन नहीं बिगड़ना, वो संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, तभी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उसमें हमें गोबर की खाद भी डालनी है, हरी खाद डालनी है, पत्ती की खाद डालनी है, कंपोस्ट डालनी है, और साथ
साथ में उर्वरकों का भी प्रयोग करना है। एक विशेषज्ञ से समझिए आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। सरल भाषा में कह रहे हैं कि जब ज्यादा आप प्रोड्यूस पैदा करने के लिए, ज्यादा उत्पादन पैदा करने के लिए ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है स्थिति, और उसका कम इस्तेमाल ही ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम के एक फ्रेज को जन्म दे रहा है। आधुनिकीकरण का तौर तरीका अपनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, और इसी से कृषि को लाभ पहुंचाने की कवायद है, और इसीलिए सरकारों पर सवाल बन जाते हैं जब इनके इम्प्लीमेंटेशन की कमजोरी होती है। तो आप देख सकते हैं भरी हुई बोरियां अनाज की, ये एफसीआई का गोडाउन है। यार एक बात जरूरी है यहां पर बताना कि कैसे अनाज नष्ट होता है या वेस्ट हो जाता है, इस पर भी देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह चुकी है। पंच साहब, सरकार जो नए रिफॉर्म के कदम पर बात कर रही है कि अनाज पैदा करने के बाद या सब्जी पैदा करने के बाद या किसी तरह की कैश क्रॉप पैदा करने के बाद सीधे किसान जाकर उसको डायरेक्टली डील करे और कंपनियां उससे आकर खरीदें, मंडी में किसान सीधे, ये कारगर हो सकता है, ये वर्केबल हो सकता है? सर, हमारा एफसीआई का मैंडेट ये है कि किसान अपना मंडी में अनाज लेकर आता है, उसके बाद अगर फेयर एवरेज क्वालिटी है तो हम उसको खरीद लेते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना खरीदना है, जितना भी किसान लेकर आएगा हम सब लेकर आते हैं। जितना हमारा एक्सपीरियंस है, एफसीआई का एक्सपीरियंस है, ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। इसमें किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, वो डायरेक्ट मंडी में जाके अपना अनाज बेच रहे हैं, बिचौलिया बीच से हट गया है। देखिए, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चाइना से हम सब नाराज हैं, उसका जवाब अपने तरीके से देना चाहते हैं। अगर हम कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कुछ सबक भी हैं सीखने के लिए। अब जैसे आप अगर कृषि की बात करें तो उसके मार्केटिंग में, उसको कृषि के उत्पाद को बेचने, आगे बढ़ाने के लिए बदलाव ऐसे होने चाहिए कि किसान खुद से खुद फायदेमंद महसूस करे, इंसेंटिवाइज्ड महसूस करे। दूसरी बड़ी बात जो बिल्कुल साफ नजर आती है कि दूरगामी तरीके से प्रति हेक्टेयर आमदनी का जो प्रतिशत है वो बढ़े और सब्सिडीज पर जो निर्भरता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो, ताकि सरकारों पर भी सब्सिडीज का बोझ जो है वो कम होने लगे। तब हम ये बड़ा बदलाव और आगे ले जा पाएंगे। चीन से मुकाबला हम कैसे करेंगे? चीन में खेती की कम जमीन के बावजूद उसका उत्पादन ज्यादा है। इसी तर्ज पर भारत को अपनी खेती का तरीका बदलना पड़ेगा। न भारत का किसान पिछड़ा है और न भारत की जमीन पिछड़ी है। हमारे पिछड़ने की वजह है तकनीक और सरकारी लापरवाही। भारत में खेती लायक जमीन करीब 16 करोड़ हेक्टेयर की है, जबकि चीन में सिर्फ 12 करोड़ हेक्टेयर। चीन के 1 हेक्टेयर खेत में औसतन 6,500 किलो उपज होती है, लेकिन भारत में सिर्फ 2,500 किलो। मतलब साफ है कि चीन के पास खेती लायक जमीन तो भारत से कम है, लेकिन उसका उत्पादन कहीं ज्यादा है। परिवर्तन में हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करते, हम समाधान की भी बात करते हैं, और वो कहानियां आपको बताएंगे जहां पर किसानों ने मुश्किल हालात को एक बड़े अवसर में बदल दिया। ये कहानी पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से, और सबसे खास बात, इन किसानों ने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि किस तरह की आमदनी उन्होंने हासिल की। सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और न सिर्फ उतना, इस मुश्किल समय में उन्होंने बाकी लोगों को, दूसरों को रोजगार भी दिया। लॉकडाउन की मजबूरी जिन्हें नहीं रोक पाई वो है महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर और नासिक के किसान। ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ये किसान शहर के ग्राहकों से सीधे ऐसे जुड़े कि लॉकडाउन की आपदा में भी 100 दिन में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्होंने कारोबार कर लिया। दोस्त का फोन आया और वो बोला मुंबई में 80 रुपए किलो टोमेटो चल रहा है। तभी हमें यहाँ पे 8 रुपए किलो से भी कोई टोमेटो पूछ नहीं रहा था। तभी डिसाइड किया कि मुंबई में जाके हम लोग अपना खुद का प्रोड्यूस बेचेंगे, और उसको इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हमने डिसाइड किया कि अभी यही करेंगे। उसके बाद हमने किसान कनेक्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये खोल के मुंबई और पुणे में वेजिटेबल सप्लाई करना चालू किया। जो जागतिक महामारी है कोरोना, उसकी वजह से मेरा माल जो है वो व्यापारी तक नहीं पहुंच रहा था। व्यापारी ने उससे खरीदी करने के लिए मना किया था। तो हम सुशिक्षित शेतकरी ने मिलकर एक किसान
कनेक्ट फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की, उसकी वजह से जो हमारा माल है वो डायरेक्टली ग्राहक तक पहुंच रहा है। अब किसान कनेक्ट एक हमारी ज़िंदगी का काइंड ऑफ अहम हिस्सा बन चुका है। तो हम वीकली प्लानिंग करते हैं कि क्या फ्रूट्स, क्या वेजिटेबल्स, क्या एक्सोटिक वेजिटेबल्स चाहिए, और उस हिसाब से हम हमारी बास्केट एवरी वीक किसान कनेक्ट से मंगाते हैं। सो थैंक यू सो मच किसान कनेक्ट। इसलिए ये बात सामने निकल कर आई शो के जरिए कि अगर इस देश का किसान एकजुट हो जाए तो उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते और कोई उसे नहीं लूट सकता। ये है मेरे देश के भविष्य की तरफ देखने की कहानी। ऐसे ही आप जुड़े रहिए परिवर्तन में मेरे साथ, शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 10 बजे। बाकी एबीपी न्यूज पे खबरें आप लगातार देखते रहिए और जब वक्त हो परिवर्तन का